ठीक से नहीं हो पाता। दूसरा, अगर जर्मिनेशन होता भी है तो शुरुआत में काफी कमजोरी से ही वो पौधा बढ़ पाता है। खास करके जैसे अभी चर्चा हो रही थी ना कि धान भी लगना शुरू हो रहा है और गांव में लोग अब धान भी लगा रहे हैं, तो धान में भी सीड ट्रीटमेंट के लिए, गन्ने में तो खैर समय अब आगे आ गया, गन्ने की बुआई लगभग हो गई है, तो धान में दिखाइए यार, तो धान में सीड ट्रीटमेंट के लिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है एचडी मैक्रो। एचडी मैक्रो जो भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड के द्वारा दिया जा रहा है, ये जो दवा है ये कोई कीड़े, कोई रोग, कोई घास के लिए नहीं है। ये दवा है मौसम के चलते जो हमारी पैदावार में प्रभाव आ रहा है। अभी हम लोग शुरुआत में काफी लंबे रूप से, काफी बड़े रूप से हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि गन्ने में कैसे वैरायटीज धीरे धीरे बदल रही हैं, या पहले के जमाने में कुछ वैरायटीज आती थी जो अब हट रही है रोग की वजह से। लेकिन एक शोध में ये भी बताया गया है कि जिस हिसाब से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो सिर्फ मौसम के ही बदलाव से 20-25% तक पैदावार अलग अलग फसल की कम हो जाएगी। क्योंकि जो वैरायटीज है, ये वैरायटीज हमारी कौन सी है, ये एक टेम्परेचर के हिसाब से सेट है ना। जब टेम्परेचर बढ़ेगी तो इनमें पैदावार में कमी आएगी। तो एचडी मैक्रो के नाम से है। गन्ने में भी जब हम लोग उसकी बुआई करते हैं, उसमें भी हम लोगों ने इस बार दूसरे एरिया में किसान भाइयों ने इस्तेमाल किया। बाकी अगर अभी आप लोग धान लगा रहे हैं और इस बात से चिंतित हैं कि वो जर्मिनेट होगा कि नहीं, ठीक से निकलेगा कि नहीं, तो 2 ml प्रति किलो जब आप धान को भिगोते हैं रात में, उसी पानी में इसको 2 ml करके मिलाएं, और 100% उसके बाद गारंटी है कि वो धान का जो हमारा बीज है वो भी निकलेगा, और साथ ही साथ शुरुआत में अच्छे बढ़वार के साथ वो हमारा नर्सरी, बाकी नर्सरी से 3-4 दिन आगे चलेगा। जो भी साथ की बुआई वाली नर्सरी रहती है, इस तरीके से उसमें ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। डॉक्टर साहब, हाँ जी, जितने पोषक तत्व है कुछ वैज्ञानिक भी एक अनुसंधान में जा रही है। अब सरसों में जो खड़ी हो लगभग 20 किलो प्रति एकड़, या तो जी बाल मतलब शुरुआत में करने के लिए खेत तैयार करें, उसमें बगाकर लास्ट जुताई पे उसे बगाकर उसे और बड़ा लगा दे, पटा भी कहे उसे, तो उसे लगा दे, उसमें जितने पोषक तत्व है सब है उसमें। इसके बारे में कुछ बताओ। बहुत अच्छी बात हमारे भाई साहब ने करी। मुझे लग रहा है ये काफी जागरूक हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस तरीके की जो अच्छी पॉइंट्स है वो लेके आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आऊंगा आपके बात पे, लेकिन इसके लिए एक बहुत बेसिक बात समझना जरूरी है। बेसिक बात कहाँ से शुरुआत होती है कि जो भी फसल की हम बात करें, उस सारे फसल की जो वेराइटीज हम लोग लगा रहे हैं, वो सारी वेराइटीज का नाम है HYV, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज। इन वैरायटी को इस ढंग से ही बनाया गया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा खाद और पानी दे करके इससे अच्छी पैदावार ली जा सके। समझ रहे हैं? तभी आप देखेंगे कि जब हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, उसके बाद धान, गेहूं और दूसरी भी जो फसल थी हमारी, उसमें हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना शुरू किया। आज पहले के समय में क्या होता था कि जो गोबर की खाद है या जो जैविक खाद होती है, उसकी भी उपलब्धता रहती थी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रासायनिक खाद में कि हम बहुत ज्यादा अगर केमिकल खाद डाल दिए तो उसी से पैदावार हमारी बढ़ जाएगी। मिट्टी में हमेशा क्या जरूरत होती है, तो बैलेंस की जरूरत है कि जिस मात्रा में आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं, उसी मात्रा में जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमारी मिट्टी की, हमें गोबर की खाद डालना भी जरूरी है। अब इसमें मैं बस एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे। एक बार बीच में चर्चा चली थी कि ना, जो गन्ने की जो मैली निकलती है, गन्ने से रस निकलने के बाद, वो भी जैविक खाद का एक अच्छा स्रोत है। लेकिन उसमें ज्यादातर जगह पे लोगों ने क्या गलती करी कि सीधा निकाला, वहां से जो भी फैक्ट्री थी ट्रक ट्रॉली में लोड किया, सीधा खेत में डाल दिया। जैविक खाद जो भाई साहब भी बता रहे थे कि जो सरसों वाली खली है, या ऐसा कोई भी खाद जो किसी जीव से आ रहा है, जैसे पेड़ की जो सड़ी गली पत्ती है ना, ये भी असल में सड़ गल के खाद का ही रूप ले लेती है। जो मिट्टी का हमारा भूरा कलर है, ह्यूमस है, वो इसी जैविक खाद की वजह से रहता है। लेकिन किसी भी जैविक खाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि कितने अच्छे से उसको सड़ाया गलाया गया है। गन्ने की मैली को भी अगर हम कहीं गड्ढे में या कहीं उसको रख के 6 महीने 1 साल तक अगर उसको सड़ाते गलाते हैं, तो जितने जब, और आप देखेंगे तो गाजियाबाद में जहां हम लोग रहते हैं,
जस्ट हमारे घर से कुछ बाद एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक इंस्टीट्यूट है, तो वहां से ना कई सारे केमिकल भी डिकम्पोजर निकाले हैं उन्होंने बैक्टीरिया वाले, कि कोई भी खाद, जब भी आप जैविक खाद को सड़ाओगे तो उसको बस उसकी स्प्रेइंग कर दो, वो बैक्टीरिया अपने आप उसको सड़ा गला के और बारीक खाद बना देगा। गोबर की खाद में भी यही बात लागू होती है कि वो क्या करते हैं, आपके उसकी जितनी ज्यादा वो सड़ी हुई होगी ना, उससे उतना ज्यादा फायदा हमारे खेत में होता है। नहीं तो वो खेत में डलने के बाद भी वो उसमें और जाकर के सड़ती गलती है। अगर आप अधगली अधसड़ी खाद को डाल देंगे तो उससे कई बार जैसे घास वाले बीज भी आ जाते हैं, या जैसे गन्ने में मैंने मैली वाला उदाहरण दिया, तो अगर मैली अच्छे से गली नहीं है तो हो सकता है बीमारी भी आ जाए ना, हो सकता है लाल सड़न भी आ जाए उस खाद के साथ हमारे खेत। तो इसीलिए ये सारी बातें जरूरी है खाद के बारे में। लेकिन जो बात अब अंकल जी बोल रहे थे कि जो भी इस तरह की जैविक खाद है, जैसे एक बार क्या क्या ऑप्शन है, एक तो पता नहीं हमारे इधर शायद इतनी ज्यादा नॉन वेज या ये नहीं चलती, लेकिन जो ये पोल्ट्री की जो बीट होती है ना, वो जो जमा होती है, वो भी एक बहुत ही अच्छी खाद मानी जाती है। जैसे जहां अगर मान लीजिए ऐसा कोई पोल्ट्री फार्म हो जहां से वो अरेंज हो सके, तो एक साल आप उसको भी डाल सकते हैं। दूसरा, जैसे ये खली वगैरह के बारे में बता रहे थे, तो इसमें जैविक खादों में एन, पी और के की मात्रा बहुत कम होती है। नाइट्रोजन होगा 1%, 2%, फॉस्फोरस 0.5%, पोटास 1%। तो ये नाइट्रो NPK के लिए हम जैविक खाद नहीं डालते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे जब हमने SD मैक्रो के बारे में बताया, तो इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी मात्रा इनमें मौजूद होती है। अब ये किस स्रोत से हम ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगी। जैसे ये बता रहे थे कि सरसों वाली खली, तो सरसों में ना खास करके सल्फर, जो सरसों की जो एक सुगंध होती है ना, पंजेंसी जिसको कहते हैं, उसमें आप देखे होंगे सरसों की फसल में भी लोग सल्फर खाद ज्यादा डालते हैं। तो सरसों की जो खली आती है उसमें क्या ज्यादा रहती है, सल्फर। तो सल्फर भी क्या है, दोबारा से पोषक तत्व है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जैसे और जो दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, जो कि कम कम मात्रा में चाहिए, इन खाद की तरफ से हमारी मिट्टी में आते रहते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि सिर्फ जैसे एक ही खाद को ना इस्तेमाल करते रहें। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ जगह पे जहाँ पे ये सुपर फॉस्फेट वाले खाद अभी भी इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम लोग SSP बोलते हैं, तो वहाँ पे किसान अब क्या कर रहे हैं कि थोड़ा मेहनत तो पड़ता है, लेकिन 1 कट्टे DAP को 3 कट्टे सुपर फॉस्फेट से वो बदल के भी ट्राई कर रहे हैं। जैसे 2 या 3 बैग सुपर फॉस्फेट से उसको एक बार बदल दिया, उससे क्या होता है कि कुछ आपकी सल्फर और कैल्शियम एडिशनल रूप से भी हमारी मिट्टी में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार के कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैविक खाद का संतुलन बनाए रखें। अब जो हमारा आज अभी आप लोग खुद बता रहे थे कि ये जो हमारा उत्पाद है इग्निशन, इसके बारे में ये क्या चीज है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो हमारा इग्निशन है, ये भी एक अमेरिका से आयातित, अमेरिका से इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, और एक ये सुपर स्प्रेडर है। तो सुपर स्प्रेडर से क्या मतलब है, सुपर स्प्रेडर किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है। जब भी हम खेती में किसी भी चीज की स्प्रे करते हैं, तो उसकी जो बूंद होती है हमारे स्प्रे वाली, वो क्या होता है, पत्ती से टकराती है और नीचे गिर जाती है, कुछ मात्रा में बूंद उस पर टिकती है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च किया और बोला ऐसा चीज बनाओ कि जो ज्यादा से ज्यादा बूंद हो वो कहाँ रुके, पत्ती पे रुके। तब आप लोगों ने, जो हम लोग आम बोलचाल में बोल देते हैं चिपको चिपको, तो वो चीज का सिद्धांत सामने आया। चिपको का क्यों आया सामने कि ज्यादा से ज्यादा दवा जो है वो पत्ती के ऊपर रुके। लेकिन तब किसानों ने पाया कि बस इससे ही हमारा काम नहीं चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा दवा तो रुके, लेकिन साथ ही साथ जो ये है वो तेजी से फैले। तो स्प्रेडर वाला कॉन्सेप्ट आया, जिसको कि हम लोग सुपर स्प्रेडर, सिलिकॉन पे सुपर स्प्रेडर, जिसकी अभी एक छोटी सी प्रैक्टिकल के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे भी कि कैसे इसका रिजल्ट है। कोई भी दवा जो भी आप डाल रहे हैं, जैसे गिडार की ही दवा डाल रहे हैं, अब जो हमारा टॉप बोरर है उसकी गिदार कहाँ छुपी है, पत्ते की एकदम गोब में है, नीचे है, दवा तो हम ऊपर ऊपर से मार रहे हैं। अगर ऐसी कोई टेक्निक उस दवा में है कि उस दवा को वो तेजी से अंदर तक पहुंचा दे, गोब के अंदर पहुंचा दे, तो उसका रिजल्ट हमें जरूर ज्यादा मिलेगा। तो ये इग्निशन हमारी उसी तरह की चीज है। देखिए जैसे कि ये हमने ऐसे उदाहरण के लिए कोई भी पत्ता ले लिया है इसमें, और इसमें आप ना सबसे पहले ये देखिए, जैसे कुछ बूंद है पानी के, मेरे ख्याल से थोड़ा नजदीक से दिखाना होगा, पीछे वालों को तो नजर नहीं आएगा।
चलिए एक बार आप ना लीफ ले जाके दिखा ठीक दीजिए। है तो सब ऊपर लग जाओ। जैसे देखिए ये एक पानी के बूंद है इस पे ना, यहाँ पे एक बूंद है, यहाँ पे कुछ पानी है। आंसू भाई अब एक लकड़ी को सीधा इसी में डुबा दीजिए इग्निशन वाले में। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे बूंद है ना, ऐसे स्प्रेइंग के बाद ही ये पत्ती पे हमारे जो दवा है वो पड़ी रहती है। थमी रहेगी। लेकिन अगर हमने इसको टंकी में, ये जो भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड की हमारी इग्निशन है, इसको हमने मिला दिया, तो देखिए जैसे ये बूंद है यहाँ रुकी हुई है। अब एक बार ना बिना पानी की एक लकड़ी ले लीजिए, बिना पानी और उसको टच कीजिए, इसमें टच कीजिए, इधर वाले में, हाँ इधर वाले में। देखिए ये फैल नहीं रही ना, लेकिन अब जैसे ही इग्निशन इसके संपर्क में आएगा, ये देख रहे हैं, ये जो पानी है ये क्या होगा, तेजी से ये बिल्कुल फैल के, और ये पत्ती के आर पार यानी पत्ती के दूसरी तरफ जो दवा का असर है उसको ये कोई बात नहीं, जैसे एक पत्ती और देसी भाषा में बता देना तो वही फैल के सारी पत्ती पे चिपक देगी और पत्ते के निचली सतह में भी आ जाएगी। देखिए जैसे ये बूंद है ना, ये बूंद अभी बूंद के जैसी है, इसमें आप सटाओ वो वाली, ले लेना। ये देखिए कोई अंतर नहीं हुआ, इसमें दवा लगी हुई है। इसको मैंने जैसे सटाया, ये बूंद जो पूरी है वो दौड़ गई, चली गई ना बूंद। देखिए तो निकल के दिखा जी भी दोबारा फटेगा मार खोलो थोड़ा से रे ये हां ये भी निकल रहा ये ना एक में थोड़ा जिसको है ना, कोई बात नहीं। ला भाई ला हो गया एंड। ये देखो, नहीं दिखाओगे, कोटा करके दिखाओगे, क्या बात है। इसमें अच्छा पता चलेगा। किसान भाइयों, अभी आपको जानकारी दी डॉक्टर साहब ने दवाई की, पत्ती के दवाई वाला लगा हुआ है। आप दोबारा आर पार ये पहुंच जाती है। ये वाली दवाई बहुत ही अच्छी दवाई है। वो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हुए जय जवान जय किसान। पता चल रहा है।